बीहट चांदनी चौक पे मेरा पान दुकान था। पान दुकान था। जी, तो मैं वहाँ पर पान बेचा करता था। तो क्या हुआ, जब हमारे दुकान धीरे धीरे चलने लगा तो कहता है जब आप आगे बढ़ने लगिएगा तो आदमी जलने वाले की भी ढेर लग जाता ढेर है। लग जाती है। तो इसी बीच हमारे कुछ पड़ोस के दुकानदार थे जिनको फुल प्लानिंग हुआ जो हम अगर इसकी हत्या कर देंगे तो क्या होगा, जो इसका दुकान जो है बंद हो जाएगा, इसका परिवार जो है सब उलझ जाएगा और इसका आय स्रोत जो है बंद हो जाएगा। जिस दिन हमारा छोटा भाई का हत्या हुआ था उस दिन हमारा छोटा भाई हमको कहने के लिए आया कि भैया दुकान खोलने जाना है कि नहीं। मैं बोला आज तू चला जा, मैं पीछे से आ जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद हमको पता चला जो अपराधियों द्वारा उसको चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दिया गया। आपके भाई, अपने भाई की? हमारा अपना भाई, उसका नाम दीपक कुमार था। है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करोगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का केवी स्टूडियो में। आज के एपिसोड स्टार्स ऑफ बेगूसराय में आज हमारे बीच हैं धीरज सिंह वत्स जी, जो कि बीहट के रहने वाले हैं और पेशे से एसएसबी के जवान हैं। इसी के साथ मैं कुमार सानू आप सभी का केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मुझे केवी स्टूडियो में बुलाया गया, इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। सर, जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, सर पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर, आप एसएसबी के जवान हैं, तो आपने मतलब उस पर कब आया, आप मतलब उसमें कब आप मतलब ज्वाइन किए? मैं एसएसबी में 2006 में ज्वाइन किया था और अभी भी मैं जॉब में कार्यरत हूं। जॉब में कार्यरत है मतलब 2006 से? जी, 2006। एक सवाल सर आपसे ये है कि आप इससे पहले आप कहाँ पे मतलब क्या करते थे? इससे पहले मैं बीहट चांदनी चौक पे मेरा पान दुकान था। पान दुकान था? जी, तो मैं वहाँ पर पान बेचा करता था और पान अच्छी कमाई उसमें होता था। तो मेरा छोटा भाई था, मैं और भाई सब मिलके ही दुकान चलाता था और पिताजी भी हमारे चलाते थे दुकान। तो दुकान हमारा धीरे धीरे इतना गति से चलने लगा, मैं दोनों भाई अपना जो है सो बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने लगा वहाँ पर। तो क्या हुआ, जब हमारे दुकान धीरे धीरे चलने लगा तो कहता है जब आप आगे बढ़ने लगिएगा तो आदमी जलने वाले की भी ढेर लग जाती है। तो इसी प्रकार जो था सो जलने वाले की ढेर लगने लगा। तो इसी बीच हमारे कुछ पड़ोस के दुकानदार थे जिनको फुल प्लानिंग हुआ जो हम अगर इसकी हत्या कर देंगे तो क्या होगा, जो इसका दुकान जो है बंद हो जाएगा, इसका परिवार जो है सब उलझ जाएगा और इसका आय स्रोत जो है बंद हो जाएगा। तो अपराधियों ने फुल प्लानिंग कर लिया जो इसकी हत्या कर देंगे। तो हत्या करने की सिलसिला जो था वो लोग एकदम पूरा तैयार कर लिया, जो इसको मारना ही मारना है। तो हमारा छोटा भाई था, जो जिस दिन हमारा छोटा भाई का हत्या हुआ था उस दिन हमारा छोटा भाई हमको कहने के लिए आया कि भैया दुकान खोलने जाना है कि नहीं। मैं बोला आज तू चला जा, मैं पीछे से आ जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद हमको पता चला जो अपराधियों द्वारा उसको चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दिया गया। आपके भाई, अपने भाई की? हमारा अपना भाई, उसका नाम दीपक कुमार था, जो ज्ञान भारती बीहट स्कूल में पढ़ता था। तो ऐसे भी हम भूमियार हैं और बेगूसराय भूमियारों की चला चलती था, वो तो आप भी जानते ही, और अभी भी है। तो मुझे कुछ साथियों ने बताया कि भाई तुम्हारे भाई की हत्या कर दिया गया है, तो क्या तुम इस खून का बदला खून नहीं लोगे, तुम भी हथियार उठा लो।
जो हमारा छोटा भाई था उसका एक मित्र रामकृष्ण है। रामकृष्ण जैसे और भी मित्र थे जो मुझे कुछ ज्ञान दिए। जो धीरज दा, अगर आप हथियार ही उठाना चाहते हैं तो आप अपने वतन की हिफाजत के लिए उठाइए। जो अपराधी जो आपकी भाई की हत्या किया है वो भी रोएगा एक दिन आपको देखकर। अगर आज आप हथियार उठा लिए तो कल हो सकता है जिस हथियार उठाने के बाद आपकी भी हत्या हो सकता है। अगर आप किसी की हत्या करेंगे तो उसका जो है वो सिलसिला लड़ाई का जारी रहेगा और आपकी भी हत्या हो सकता है। हमारे माता पिता भी यही समझाए। पिताजी भी हमारे खैनी बेचते थे और अभी भी बेच रहे हैं। तो मुझे कुछ साथी जो सजेशन दिए थे तो मैं उनकी बातों को फॉलो करते हुए मैं जो है अपना मेहनत शुरू कर दिया। फिजिकल जो है तैयारी करना शुरू कर दिया। ऐसे करके मैं 2-4 वैकेंसी में गया। वहाँ पर जो है मैं कभी फिजिकल में छटा जाता था, कभी मेरिट में छट जाता था। मगर एक दिन हमारा जॉब जो है 2006 में हमें भारतीय सशस्त्र सीमा बल में मेरा जॉब लग गया। मैं हथियार तो उठाया मगर अपने भाई के हत्यारे के लिए नहीं, अपने वतन की हिफाजत के लिए उठाया। वाह, बहुत खूब। मैं इसलिए अपने भाई के हत्यारे की ओर देखना पसंद नहीं किया क्योंकि मुझे समाज में आगे बढ़ना है और समाज को एक दिशा दिखाना है। जो देखिए, अगर मन में हौसला रहेगा और बुलंदियों के छूने के लिए तो आपको कठोर संकल्प करना है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं उस घटना को भूलते हुए हथियार अपने देश की और वतन की हिफाजत के लिए उठाया। वाह वाह, बहुत बहुत खूब कहा आपने कि आपने बताया कि आप काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, आप पान बेचा करते थे जी। और आपकी कहानी मुझे काफ़ी दिलचस्प लग रही है कि आपने बताया कि एक घटना आपके साथ, दुखद घटना जो कि जिक्र नहीं किया जा सकता है, आपने बताया कि अचानक हुई दुर्घटना में आपने सोचा आपके बदले अगर कोई और रहता तो हथियार उठा के बदला करता, क्योंकि पहले ज़माने में होता था कि खून के बदले खून। लेकिन आपने फैसला लिया कि आप देश की रक्षा करें और देश के लिए हथियार उठाए। बहुत काबिल तारीफ है। तो उसके बाद सर क्या हुआ? मतलब आप कह रहे हैं कि आपने फिर देश के लिए गया, तो उसके बाद निरंतर अभी आपको लगभग लगता है 14 साल हो गया अभी ज्वाइन। जी बिल्कुल। तो हमने सुना है और हमने जाना भी है कि आप काफ़ी सोशली में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सामाजिक कार्यों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जी, सामाजिक कार्य, मैं एक समाज का अंग हूँ। तो समाज के बीच जब आप रहिएगा तो आपको समाज के साथ चलना ही पड़ेगा। क्योंकि आज हम अपने घर से 3 भाई बहन, जो कि एक भाई हमारा बीएसएफ में है और हमारी बहन भी एक एसएसबी में है। तो मान लीजिए मैं घर से निकला हुआ रहता हूँ। अगर हमारे परिवार को कुछ होता है तो सबसे पहले देखेगा कौन? ये समाज देखेगा। हाँ। तो अगर समाज ही देखेगा तो समाज के बीच तो हमको भी रहना है। मैं जब भी छुट्टी आता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ जो समाज के बीच में ही अपना टाइम दूँ। इसलिए मैं समाज को ही मानव सेवा, ईश्वर सेवा समझता हूँ। अभी आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, कोरोना काल में मैं लॉकडाउन में यहीं फंस गया था। मैं उस टाइम भी समाज के बीच था। हमारे साथ और भी मित्र थे। सिंटू सिंह भारतीय सब लोक पार्टी के जिला अध्यक्ष भी थे। रामकृष्ण हो गए, प्रियम हो गए, प्रियम रंजन जो हुआ, ये सभी हम लोग एक जो है सो ग्रुप बनाकर समाज के बीच में थे, जिससे समाज को एक डर की भावना भागे। जो कोरोना काल एक इतना भयानक था जिससे आदमी घर से निकलते नहीं थे। उसी बीच एक हमारे भगवानपुर साइड के एक जवान भी बीएसएफ के शहीद हो गए थे। उस टाइम कोई नेता वहाँ पर नहीं पहुँच रहे थे, चंदन कुमार नाम था उसका। तो वहाँ पर हम, रामकृष्ण, सिंटू, प्रियम, ये सभी जो है उनके घर पे गए और उनको जो है पुष्प अर्पित करके हम लोग आए थे। तो ऐसे ऐसे समय में, अगर हम ऐसे दुख की समय में अगर समाज के साथ नहीं रहेंगे तो फिर किस टाइम रहेंगे? सिर्फ सुख में जाएंगे भोज खाने के लिए। असल तो हमारा मानवता यहीं पर है, जो समाज की जब जरूरत पड़े तो हमको वहाँ खड़ा होना है। यही तो समाज है, यही तो मानवता है। सर, आपने ये क्या क्या मतलब कार्य किया? मतलब कोरोना के जो जिक्र किया आपने, कुछ मतलब
सहायता किस रूप से की कोरोना काल? सहायता इस प्रकार था जो लोगों के बीच में अंग वस्त्र देकर, गरीब जो थे जिनको डेली कमाने खाने वाले थे उनका बंद हो गया था, तो उनके बीच में राशन वितरण करना, जिसका मान लीजिए जो सिंटू सिंह इसमें अहम भूमिका निभाते आए हैं। तो इन लोगों के सबके सहयोग से जो है गरीबों के घर तक मैं राशन लेकर जाता था, और लगभग बेगूसराय के हर एक पंचायत में मैं गया हूँ। सर काफ़ी अच्छी बात है आपने कही कि आपने कोरोना काल में भी इतना अच्छा काम किया और लोगों के लिए बारे में सोचा और सामाजिक कार्यों से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। हाल फिलहाल में मैंने वॉलीबॉल मैच में भी आपको देखा था और कभी सम्मेलन में भी आपको देखा, आप वहाँ पे शिरकत किए थे। जी जी जी, ये सब में भी हम मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि देखिए समाज का क्या है, समाज में हर चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर गेम है, कोई धर्म स्थल है, तो इस ढंग का क्या है जो उसमें आपको भागीदारी लेना पड़ेगा, तभी तो समाज चलेगा। अब जैसे मान लीजिए आप बोले जो अब आपको गेम में देखे थे वॉलीबॉल प्रतियोगिता में, तो वहाँ भी मुझे बुलाया गया था, मुझे अच्छा लगा था जी। तो वहाँ भी बुलाया गया था तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी कभी गेम से जुड़ा हुआ था। कौन सी खेल, मतलब जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप किस खेल से ज़्यादा जुड़े रहते थे? जी मैं कबड्डी से जुड़ा हुआ था। और मैं आपको और भी बता देता हूँ, जो मेरा जो सर्विस करने का जो एक जज्बा और जुनून आया था, एक हमारे बीहट में जलेबी दुकान है, लखन साहब जलेबी दुकान है, समझे, तो उनका लड़का संजय है, उसको इमरती सब बोलते थे, बहुत अच्छा प्लेयर है। मेरा एक दोस्त विजय कुमार है, रतन चौक के पास उसका घर है। हम दोनों दोस्त को उसने ताना मारा था जो तुम दोनों को कभी जीवन में नौकरी नहीं लगेगा, ठीक न? जलेबी वाले ने, जलेबी वाले संजय ने। और मैं उसकी ताना को सहते हुए, अब समझिए वो ताना दिया या हमारे जीवन को सुधारने के लिए वो प्रेरणा दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो ऐसे मित्र हमको ताना दिया। मैं उसकी बात को लेते हुए और भी गंभीरता से इस चीज़ को जो है सो तपस्या के रूप में मेहनत किया, और मेहनत करके सफल हो गए। और मैं संजय को मिठाई भी खिलाया, जो ले भाई तुम बोला था जो नहीं होगा, और ले तुम्हारे ही कहने से हमारा नौकरी लग गया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की बातें दिल को चुभ जाती है, तो प्रेरणादायक के रूप में वो आगे आ जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने शुरू में कहा कि जैसे कि आपने कहा कि एक घटना के कारण आप प्रेरित हुए, अभी जलेबी वाले के जो बातों से आप प्रेरित हुए। फिर एक और बात जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आपके घर के 3 लोग, मतलब 3 से 4 लोग जो भी है जो सेना में समर्पित है, वो आपके बाद आए हैं? जी हमारे बाद आए हैं, आपसे प्रेरणा लेते हुए। जी जब मैं जॉब में गया उसके बाद मेरा भाई, नहीं जब मैं जॉब में गया था तो उसके बाद हमारी बहन को एसएसबी में लगा, फिर उसके बाद हमारा भाई जो है उसमें गया। तो मैं तीनों भाई बहन जो है भारतीय सशस्त्र सीमा बल, तीनों बल ही है, तीनों अभी उसमें कार्यरत हूँ। अभी कहाँ पे आप मतलब आपका मतलब पोस्टेड रहता है? जी मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में काला पानी में कार्यरत हूँ। काला पानी मतलब बहुत मुश्किल जगह होगा, कैसे आप रहते होंगे वहाँ का जीवन? क्योंकि बहुत हमारे जो आप लोग तो काफ़ी, हम लोग तो सलाम करते हैं आपके जज्बे को कि आप लोग बहुत कड़ी परिस्थिति में और कठोर परिस्थिति में वहाँ रहते हैं, क्योंकि आप लोग देश की सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इतने अच्छे रहते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप अगर आपको वो पल याद होगा कि आपको लग रहा होगा ट्रेनिंग के समय मुझसे अब नहीं होगा, ऐसा कोई पल याद है आपको कि मुझे लगता है बहुत कठिन है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ कोई पल? जी जी देखिए ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग डिफेंस लाइन में ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है। जी 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 देखिए, एक तो माँ जन्म देती है, 9 महीने अपने पेट में पालती है, उसके बाद हम लोग जो है धरती पर आते हैं। ठीक उसी प्रकार 9 महीने जो है हम लोग फील्ड में जो है प्रैक्टिस करते हैं, जो कैसे दुश्मनों से लड़ा जाए। तो जितना पसीना बहाएंगे फील्ड में, उतना हम दुश्मन के आगे अगर रहेंगे तो खून बचेगा। जब तक रगड़ा पट्टी तो होता है, उस टाइम लगता है यार कहाँ फंस गए, क्या करना है, छोड़ दो नौकरी, मन करता है जो वहाँ से भाग जाए। मगर जब 9 महीना के बाद आते हैं और सीमा पर तैनात होते हैं, तब पता चलता है जो अगर मैं अच्छा कर्म किया हूँ तो मुझे भारत की सेवा करने का मौका मिला है। सभी आदमी तो रुपया के लिए ही जाते हैं,
मगर देश सेवा करने के लिए सबको मौका नहीं मिलता है। वाह वाह, बहुत आप लोग के जज्बे को हम सलाम करते हैं। और एक सवाल और सर, आप जब रेस्ट में, जैसे कि आप मतलब सीमा पे रहते हैं, जी जब वहाँ पे मतलब छुट्टी पे, मतलब वहीं पे रेस्ट पे रहते हैं, तब आपको घर की याद आती होगी उस समय, तो उस समय कैसे अपने घर को याद करते हैं? जी, घर का तो याद आता है। जब रेस्ट टाइम में रहता हूँ तो घर की याद आता घर है। की याद आती है। कभी बच्चे का चेहरा सामने आता है और खास करके मैसेज का चेहरा जो है सो पल पल आता है, क्योंकि जवान का मतलब ही हुआ है जवान। जवान कभी बूढ़ा नहीं होता ये है। देश है वीर जवानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। तो क्या है, जवान जवान ही होता है। जब तक हम सर्विस करेंगे तब तक जवान ही रहेंगे। तो क्या होता है, जो पत्नी का जो चेहरा नजर आता ही है, साथ साथ बच्चे का भी आता है, परिवार का आता है और समाज का भी आता है। हम ये भी सोचते हैं कि हमारे समाज में लोग कैसे रह रहे होंगे, तो फिर पता चलता है सोशल मीडिया के थ्रू जो अभी सब सकुशल है। मतलब तो ये कह सकते हैं कि आपकी यही सब जो घर की यादें हैं, आपके बच्चे, परिवार, पत्नी, इन्हीं सब की यादें आपको वहाँ पे दूर रह के आपको ताकत के रूप में मिलती है। जी जी, ताकत देखिए सबसे बड़ी क्या है, ताकत तो मिलता ही है, और दूर है तो हाँ, सोचना पड़ेगा ही। फिर भी सबसे बड़ी ताकत मनी है। मनी है। अगर हम वहाँ पड़े हुए हैं, बॉर्डर में पड़े हुए हैं, देशभक्ति हमारे अंदर में है, मगर फिर भी पड़े तो हैं रुपया के लिए ही। तो कहता है आदमी, जो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ी चीज ये है सर। सर, आपकी पर्सनैलिटी, आपने बात कही कि एक जवान जवान ही रहता है। मैं देख रहे हैं यहाँ पे मूछें भी एकदम काफ़ी अच्छी हैं और आप चश्मा भी लगाते हैं, तो मतलब मेंटेन करके अपने आप को पूरा रखते हैं। जी जी, मूछ तो मान लीजिए एक तरह से मर्द की शान भी है और जवान की पहचान है। मूछ जो है जवान की पहचान है। बहुत ऐसे हैं जो बॉर्डर पे, अगर मैं राइफल लेकर सीमा पर तैनात रहूंगा और मूछ खड़ा कर रहेगा, तो हमारे दूसरे देश वाले तो ऐसे डर जाएंगे कि भाई ये 6 फीट के जवान है, 47 लेके खड़ा है, बड़ा खतरनाक होगा। तो एक डर की भावना पैदा होता है। तो आप अपने सीमा पे मूछों की ताव देते रहते हैं? बिल्कुल, भारत का हूं और मूछ पे ताव दूंगा ही, तभी तो हम डरा सकते हैं किसी को, चाहे पाकिस्तान के हो या चीन के हो या बांग्लादेश के हो, कहीं के भी होंगे, मूछ पे ताव देंगे और 47 हमारा रेडी रहता है। चलिए, बहुत बहुत आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं सर। और सर, हम ये आखिर में हम जानना चाहेंगे, और आपकी कहानी प्रेरणादायक रही कि आपने बताया कि काफ़ी कि आप पान वाले से, आप पहले पान आपके घर में परिवार में पान बेचते थे, अभी भी बेचते हैं? जी, अभी भी और आपने कहा कि घर में घटना हुई, उसके बाद निरंतर, और जिलेबी वाली के बाद घटना के बाद आप निरंतर, आपको प्रेरणा मिली कि मैं जवान में जाऊं, मैं डिफेंस में जाऊं, डिफेंस में अब भारत की सेवा करूं। साथ में आपके घर परिवार के सभी लोग, आपकी बहन, आपके भाई, सभी लोग डिफेंस में हैं। तो मुझे लगता है कि आप, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, बेगूसराय की जनता देख रहे हैं, वो आपके कहानी से काफ़ी प्रेरित होते होंगे। तो हम आखिर में आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, जो हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं और जो जनता देख रही है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने ज़िले के तमाम युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक संकल्प मन में ठानिए कि मुझे आगे बढ़ना है। आए दिन देख रहे होंगे जो छोटी छोटी घटना हो रहा है और युवाओं छोटी छोटी केस में फंस के अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। मैं उन तमाम युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप मेहनत करें, मेहनत करके अच्छी मुकाम हासिल करें और आप डिफेंस में जाइए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। मतलब आप किसी बहाने जो है अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हर एक माँ बाप, कोई माँ बाप नहीं चाहता है जो हमारा बच्चा नालायक हो। अगर खुदा न खास्ते किसी का बच्चा नालायक भी होता है, तब भी माँ बाप के आगे अपना बच्चा प्यारा ही होता है। इसलिए मैं तमाम युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि आप मेहनत करें और मेहनत का फल हमेशा मीठा रहता है। मैं यही तमाम युवाओं को कहना चाहता हूँ। और आखिर में हमारे जो डॉक्टर रोशन कुमार जी हैं, जी, जो इस
केवी स्टूडियो के डायरेक्टर हैं, उन जी, जो आप लोग को जो पहल है, ये जो मंच दिया आपको, और जो यहाँ के युवाओं को और जो कलाकार को जो हमारे डॉक्टर रोशन सर जो मंच देते हैं, उन पर आपका क्या कहना है? जी, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आप मान लीजिए जो कोयले की खजान से हीरा को निकाल रहे हैं, अगर बेगूसराय जिले में अगर आप ये काम कर रहे हैं तो हमारे गांव और जिले में ऐसे ऐसे बहुत कलाकार हैं जो इस चीज़ के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, जिसको आप लोग के माध्यम से हम आपका चैनल को जो है मैं देख रहा हूँ, जो ऐसे ऐसे कलाकार को आप निकाल के बाहर ला रहे हैं जिसको समाज नहीं जान रहा था और आज ये जान रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे ऐसे कलाकारों को खोजिए और यहाँ मंच पे लाइए, और ये आप अपने केवी स्टूडियो के माध्यम से और उनको जो है समाज के बीच लाइए। तो जी सर, हमारा जो डॉक्टर रोशन जी हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनको स्पेशल रूप से जाता है क्योंकि उन्होंने आप सभी और जैसे तमाम लोगों को ये मंच दिया है। जी जी, मैं डॉक्टर रोशन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये भी चर्चित डॉक्टरों में से एक हैं, तो मैं इसके लिए इनको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, और इनको एक बार जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान के साथ धन्यवाद ज्ञापन भी करता हूँ। सर, एक ज्ञापन से पहले, अगर आप संगीत ज़्यादा गाना सुना है मैंने, बहुत जगह संगीत गुनगुनाते हैं, एक आध पंक्ति हो जाए हमारे जाते जाते सर। चलिए, आप जब बोल दिए हैं तो मैं एक आध संगीत जो है गुनगुना देता हूँ। अभी कुमार सानू जी बोले जो आप गाना वाना भी गाते हैं, तो मैं कोई कलाकार तो नहीं हूँ, फिर भी जो है इनके कहने पे एक पंक्ति सुना दे। एक पंक्ति जो है सुना देता हूँ, जो बॉर्डर फिल्म से है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करोगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे, ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरे माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके मेरा पैगाम दे, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा अपने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ के आँचल में, गाँव के पीपल से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जाते जाते काफ़ी इमोशनल कर दिया, और जो गाना आपने गाया मुझे लगता है कि दर्शक बहुत ही एंजॉय किए होंगे। तो इसी के साथ सर मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, और हमारे दर्शक को आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थे धीरज जी, जो कि बीहट के रहने वाले थे और बेगूसराय के रहने वाले थे, और इनकी बातें आपने सुनी कि कैसे इन्होंने पान वाले से, इनका जो बिज़नेस था, पान का बिज़नेस था, उनसे उनके बाद इनके जो साथ घटना घटी, इनके भाई की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बारे में इन्होंने कहा। और उस समय इन्होंने कहा कि अगर चाहे तो ये वो हथियार उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने हथियार देश की सेवा के लिए उठाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने एक बात कही कि उनको एक हमेशा निरंतर प्रेरणा मिलती रही, और साथ में ही इनके घर से 3 लोग सेना में समर्पित, अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, और जाना कि इनकी जो लाइफ थी काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ थी, और इन्होंने कैसे बेगूसराय का नाम आगे रोशन कर रहे हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे। और साथ ही जाते जाते इन्होंने एक सुंदर सा गाना प्रस्तुत किया, जिससे मुझे लगता है कि माहौल और समा बन गया। तो इसी के साथ ये थे हमारे धीरज जी, और अब
इस हमारे इस एपिसोड में जिसका नाम था स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उससे हम विराम करते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड से और अगले शख्सियत से जो कहलाते हैं स्टार्स ऑफ बेगूसराय। और इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूं अलविदा। और अलविदा लेने से पहले आप हमारे पेज डॉक्टर रोशन कुमार जी जो फेसबुक पेज है उनको लाइक करना ना भूलें, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा जो चैनल है केवी स्टूडियो उसे फॉलो करना ना भूलें। और कैसा लगा हमारा यह वीडियो इसे नीचे कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करें। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूँ अलविदा। नमस्कार।